अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो टॉपिक हमने डीपली अंडरस्टैंड करना है वो है ग्लोब्युलेंस। तो ग्लोब्युलेंस बेसिकली होते क्या हैं? ग्लोब्युलेंस यहाँ पे जिस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो कि आपके प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, विच आर अदर देन एल्ब्यूमिन। तो होता ये है कि जब भी सीरम प्लाज्मा इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक सबसे पहले एक पेपर लेते हैं, उसके ऊपर हम एगर जेल डालते हैं और प्लाज्मा का थोड़ा सा सैंपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डेसीलीटर हमने प्लाज्मा का सैंपल ले लिया यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में हमें ये पता चलता है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, देखिए प्लाज्मा 90% वाटर पे कंसिस्टेड है, सिर्फ इसका 7 to 8% कंपोनेंट जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स और वो कितने बैंड्स में डिवाइड होती हैं। देखिए अब जो इसकी सप्रेशन है प्लाज्मा प्रोटीन की, वो उनके वेट, क्योंकि वेट की बुनियाद पे उनकी स्पीड बनती है, उसकी बुनियाद पे और उनके चार्ज के लिहाज से होती है। तो जब हम इस पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं या फिर हम करंट जब पास करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो उस पेपर उस जेल के अंदर से ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं और डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड हो जाती हैं। अब क्योंकि वो प्रोटीन्स है नेचर में, तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन डिफरेंट प्रोटीन्स का वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्योंकि डिफरेंट होता है, तो उनकी स्पीड भी डिफरेंट होती है। जितना ज़्यादा किसी प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है उतनी ही कम स्पीड से वो चलती है। जैसे कि एल्ब्यूमिन की जो मैंने एग्जांपल दी थी, वो एक ऐसी प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम होता है, तो इस वजह से वो सबसे आगे होती है और उसका जो बैंड है वो सबसे आगे और सबसे अबंडेंट हमें नज़र आता है। तो ओवरऑल इस पे कुछ बैंड्स बन जाते हैं जब हम एंड पे देखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के करीब। तो जो अ, सबसे दूर होते हैं ग्लोब्युलेंस, उन्हें हम कहते हैं गैमा ग्लोब्युलेंस। इसका मतलब ये है कि उनका जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो सबसे ज़्यादा है। इनसे भी ज़्यादा जिस चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एक क्लोटिंग फैक्टर है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिनोजेन, जो कि प्राइमरीली एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है। तो जितना भी जो आपका कोगुलेशन कैस्केड होता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें आपकी बॉडी में जो इवेंचुअली प्लेटलेट्स हैं उनके इर्द गिर्द एक फाइबर बनता है फाइब्रिनोजेन की वजह से। तो उसमें एंड पे जो प्रोटीन एक्टिवेट की जाती है, जो सारा कैस्केड किया जाता है, वो इसके लिए किया जाता है जिसे हम क्लोटिंग फैक्टर 1 भी कहते हैं, फाइब्रिनोजेन, जो कि इवेंचुअली प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन होती है उसके इर्द गिर्द फाइबर्स बनाते हैं, एक मेशवर्क बनाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बैंड बनता है वो होता है एल्ब्यूमिन का। इसका मतलब ये है कि एल्ब्यूमिन जो है वो वेट में कम है, उसका चार्ज नेगेटिव ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोटीन्स। और ये बैंड सबसे ज़्यादा लेंथ में, अपनी विड्थ में भी सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा वाइडेंड होता है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अच्छी खासी परसेंटेज है प्लाज्मा प्रोटीन्स की। अगर आपके नॉर्मल प्लाज्मा के अंदर 6 to 8 ग्राम्स पर डेसीलीटर प्रोटीन्स होती है, इसमें से ऑलमोस्ट 3.5 to 5 ग्राम्स तो सिर्फ एल्ब्यूमिन होती है। इसके बाद जो आपकी और बैंड्स आते हैं उसमें अल्फ़ा 1, सबसे पहले एल्ब्यूमिन के बाद अल्फ़ा 1 आता है, देन देयर इज़ अल्फ़ा 2 बैंड, एंड देन देयर इज़ बीटा बैंड, और उसके बाद गैमा बैंड आता है। गैमा बैंड को हम अगेन एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 और बीटा प्राइमरीली ट्रांसपोर्ट ग्लोबुलिन्स हैं। इनका काम है कि कुछ सब्सटेंसेस को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराना, क्योंकि वो फ्रीली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। अब इन सब्सटेंसेस में कई तरह के हार्मोन्स भी शामिल हैं, इसमें कुछ आयंस भी शामिल हैं जैसे कि कॉपर, सोडियम। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स जैसे कि विटामिन ए के डेरिवेटिव्स वगैरह भी शामिल हैं। जब आपके रेड ब्लड सेल्स की हीमोलिसिस होती है तो उसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है, उसे डायरेक्टली भी कुछ सब्सटेंसेस कैरी आउट कर सकते हैं, या वो ब्रेक डाउन हो गया तो बिलीरुबिन को भी कुछ सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन करते हैं। उसमें प्राइमरीली एल्ब्यूमिन का रोल है, जो कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 में शामिल नहीं होता। और इसके अलावा अगर वो हीम ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है और हीम को अपने ब्लड में कैरी करना है, तो उसमें प्राइमरीली हीमोपेक्सिन का रोल है।
ये सब चीज़ें हैं। और अगर आयरन की आपने ब्लड में ट्रांसपोर्ट करानी हो तो उसके लिए ट्रांसफेरिन नाम का एक मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो इन्हें हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिससे हम तरतीब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ा 1, एंड देन देर इज़ अल्फ़ा 2, एंड देन देर इज़ बीटा। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर वेट्स की बात करें तो अल्फ़ा 1 का मॉलिक्यूलर वेट कम है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा 2, और अल्फ़ा 2 का मॉलिक्यूलर वेट कम है एज़ कम्पेयर टू बीटा ग्लोब्यूलेंस। अब जो अल्फ़ा 1 मॉलिक्यूल्स हैं ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है HDL, जिसे हम हाई डेंसिटी लिपिड बोलते हैं। इसके अलावा एंटी ट्रिप्सिन, ओरोसोमुकॉइड, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसकोर्टिन, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्लड के अंदर डिफरेंट चीज़ों को कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओरोसोम्यूकॉइड की बात करूँ, ये एक हार्मोन ट्रांसपोर्टर है, जो कि फीमेल्स के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन बन रहा होता है कॉर्पस लूटियम से, रिप्रोडक्टिव साइकिल में जब ल्यूटिनाइजेशन हो चुकी होती है और आपका सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल चुका होता है फोलिकल से, और वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो प्रोडक्शन करा रहा होता है प्रोजेस्टेरोन की। अब जो प्रोजेस्टेरोन है, क्योंकि एक एंडोक्राइन ग्लैंड से निकला हुआ एक हार्मोन है, तो उसने उसकी जो एक्सक्रीशन होनी है वो इनटू द ब्लड होनी है। अब जब ब्लड में वो सिक्रीट होना है प्रोजेस्टेरोन, तो वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, बल्कि उसके लिए अब उसके डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हैं। उसने ब्रेस्ट टिश्यू पे जाके वर्क करना है, थ्रू आउट द बॉडी और डिफरेंट टिश्यूज़ पे जाके वर्क करना है, मसल्स पे वर्क करना है, तो डायरेक्टली ब्लड में फ्रीली सर्कुलेटिंग नहीं होता, बल्कि वो इस ग्लोबुलिन के साथ अटैच होता है, और ब्लड में इसकी जो सर्कुलेशन है वो इसके साथ होती है, तो इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी तरह जो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन है, तो मैं अगेन बता चुकी हूँ कि रेटिनॉइड जो हैं वो जो विटामिन ए हैं उनके कई डेरिवेटिव्स को इंक्लूड करते हैं। इनका अल्कोहलिक वर्जन होता है, इसे हम रेटिनॉल बोलते हैं, या जो इनका रेटिन एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइडिक वर्जन है उसे कैरी आउट करता है, या फिर जो इनका एसिडिक वर्जन इसे रेटिनोइक एसिड बोलते हैं, ये उनके लिए है। तो इसमें से जो प्राइमरी रेटिनॉल है, इसकी भी सर्कुलेशन आपके ब्लड में फ्रीली नहीं होती, बल्कि इसके लिए भी आपको ये जो प्रोटीन है ये चाहिए होता है। इस प्रोटीन के साथ रेटिनॉल बाइंड करता है, तभी आपके सर्कुलेशन में घूम सकता है। इससे अगर हम ट्रांसकोर्टिन की बात करें, ये प्राइमरीली उन हार्मोन्स को शो करता है जो कि आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। ये आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो आपकी जो किडनी होती है, तो उसके ऊपर एड्रिनल्स, यानी ऐसे समझ लें जैसे किडनी के ऊपर कैप होती है ना, कैप टाइप एक ग्लैंड होता है, इसका जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं, और बाहर वाले पार्ट को हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो एड्रिनल मेडुला तो सबको पता है कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो उसका अंदर वाला पार्ट है मेडुला, वो तो उसके बारे में सबको ही पता है, लेकिन जो इसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, जो इसका बाहर वाला आउटर कवरिंग है, ये रिलीज़ करता है कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स को, जैसे कि कॉर्टिकोस्टीरोन। अब ये हार्मोन्स जब आपके ब्लड के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं, तो अगेन ये भी फ्रीली आपके ब्लड में सर्कुलेट नहीं करते, बल्कि इनके लिए भी एक ट्रांसकोर्टिन नाम का एक यहाँ पे ग्लोबुलिन मौजूद होता है, तो इन्हें कैरी आउट कराता है ब्लड में। अब इनमें से एंटी ट्रिप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कि एंटी ट्रिप्सिन एज अ नेम सजेस्ट, एंटाई किसी चीज़ के एक्शन के अगेंस्ट जाना होता है, और ट्रिप्सिन अगर आप लोगों को याद हो तो ये वो प्राइमरीली एंजाइम थी जिसका रोल जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन में होता है। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिनोजिन के नाम से या काइमोट्रिप्सिनोजिन के नाम से एक एंजाइम रिलीज हो रही होती है। तो प्राइमरी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा ग्लोबुलिन या ऐसा प्रोटीन है जो कि ट्रिप्सिन के अगेंस्ट एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि प्राइमरीली एक एंटाई प्रोटीएज है, यानी प्रोटीन की ब्रेक डाउन होने को रोक रहे हैं। लेकिन इसके नाम से हटकर ये सिर्फ ट्रिप्सिन की इनहिबिशन नहीं करा रहा होता, बल्कि एक और एंजाइम की भी करा रहा होता है, ट्रिप्सिन की भी कराता है, वो है इलास्टेज। तो अगर इलास्टेज की अगर हम बात करें, तो ये जो प्राइमरीली आपके लंग्स हैं इनके अंदर
एल्वुलर सैक्स होते हैं, कई एल्वुलाई इस पे कंसिस्टेड होते हैं, और जितने ज़्यादा एल्वुलाई उतनी अच्छी बात, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया, तो कैपिलरीज में से ऑक्सीजन एक्सचेंज काफ़ी अच्छा होगा। तो जितने ज़्यादा एल्वुलाई होते हैं उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ज़्यादा डिफ्यूजन हो जाती है ऑक्सीजन की, तो उतना अच्छी बात होती है। लेकिन ये प्राइमरीली एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है उन लोगों में जिन्हें होता है एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा जो है ना, ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो एल्वुलाई की वॉल्स है ना, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो कई छोटे छोटे एल्वुलाई के बजाय एक ही बड़े एल्वुलाई पे कंसिस्टेड होने लग जाता है। इसकी वजह से सरफेस एरिया है ना, वो आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन ओवरऑल कम हो जाती है। अब उसमें ये प्रोसेस होता कैसे है? देखिए, जो एंटाइट्रिप्सिन है ना, वो इलास्टेस को करता है इनहिबिट नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। इलास्टेस जो है ना, एक प्रोटीएज ही है अगेन, जो आपके जो मैक्रोसाइड्स हैं वो रिलीज़ कराते हैं, जिसका काम एल्वुलाई की ब्रेक डाउन होता है। लेकिन जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनमें होता ये है कि ये जो एंटाइट्रिप्सिन है, क्योंकि इटसेल्फ भी एक प्रोटीन है, अच्छा देखें, है इटसेल्फ एक प्रोटीन, लेकिन इनहिबिट एक प्रोटीन को कर रहा है, क्योंकि वो भी प्रोटीन भी तो एंजाइम्स हैं, तो प्रोटीएज ये भी खुद भी प्रोटीन है, एंजाइम, और वो आगे प्रोटीन को तोड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो प्रोटीन एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा है कि प्रोटीन को मत तोड़ो। तो होता ही है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि ये इटसेल्फ एक प्रोटीन है और ये अमीनो एसिड पे कंसिस्टेड होता है, तो इसके अंदर टोटल 394 अमीनो एसिड्स होते हैं। उनमें से जो 358 अमीनो एसिड होता है, उस पे होता है मेथियोनिन। ये जो अमीनो एसिड है, ये है मेथियोनिन। अब अगर आपको मेथियोनिन के बारे में पता है कि एक सल्फ़र कंटेनिंग जो है वो अमीनो एसिड है, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अब स्मोकिंग से आपकी बॉडी के अंदर आसान अल्फाज में ऑक्सीडेशन बढ़ती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन बढ़ती है, तो यानी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। तो होता ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो मेथियोनिन का सल्फ़र है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो सल्फ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मेथियोनिन सल्फ ऑक्साइड में। अब नॉर्मली जो मेथियोनिन उसका सल्फ़र है ना, ये इन्वॉल्व होते हैं इलास्टेस के साथ बाइंडिंग में, ताकि उसे इनहिबिट कर पाएँ। लेकिन जैसे ये सल्फ़र से सल्फ ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा इलास्टेस को, और इलास्टेस अपनी नॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादा करेगा, क्योंकि स्मोकिंग हो रही होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ रहा होगा, तो नॉर्मल कंडीशन में इंसान को इन्फेक्शंस वगैरह भी ज़्यादा होंगे, जैसे नमूनिया वगैरह। तो उसकी वजह से मैक्रोसाइट की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलास्टेस रिलीज़ कराएगी, और जब इलास्टेस ज़्यादा रिलीज़ होगा तो एल्वुलाई की ज़्यादा ब्रेक डाउन होगी, सरफेस एरिया कम होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कम होगी, तो ओवरऑल रिजल्ट में एम्फाइसीमा नाम की एक डिसऑर्डर हो जाती है, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होती है। इसके अंदर सांस को एक्सपायर करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसमें जो FVC और FEV1 की वैल्यू होती है, जो हम स्पायरोमेट्री करते हैं, तो उसमें 0.8 से कम आती है। तो ये है एंटाइट्रिप्सिन। तो इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अल्फ़ा 2 ग्लोब्युलेंस कौन से हैं, और बीटा भी उसी के अंदर ही करा दूंगी।